छात्रों, आज हम मुद्रा की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। पर बच्चों, मुद्रा की परिभाषाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं और विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषाएं। तो सबसे पहले बच्चों हम चर्चा करेंगे प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाओं की। तो बच्चों, ये जो प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं हैं, इनको भी मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, कार्यात्मक परिभाषाएं और तीसरा वर्गीकरण है वैधानिक परिभाषाओं का। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाओं में जो पहला वर्गीकरण है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, उसकी चर्चा करेंगे। बच्चों, सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाओं में जो सबसे पहली परिभाषा है वो मार्शल की परिभाषा है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। मार्शल के अनुसार मुद्रा में वह सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और व्यय करने के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती हैं। तो बच्चों, जब हम मार्शल की परिभाषा का अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा कोई एक निश्चित चीज़ नहीं है। मुद्रा में वो सभी वस्तुएं शामिल हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए और व्यय के साधन के रूप में किसी समय और स्थान पर बिना किसी संदेह के प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद बच्चों दूसरी परिभाषा है रॉबर्टसन की परिभाषा, जो हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। बच्चों, ये परिभाषा बड़ी संक्षिप्त है लेकिन इसके अर्थ बड़े व्यापक हैं। रॉबर्टसन ने बहुत कम शब्दों में ये समझा दिया है कि मुद्रा कोई निश्चित वस्तु नहीं है, कोई भी वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में प्रयोग किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। इसके बाद बच्चों अगली परिभाषा है सेलिगमैन की परिभाषा। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। बच्चों, इस रूप में सेलिगमैन की परिभाषा बड़ी पॉपुलर है, बड़ी प्रचलित है, क्योंकि बड़ी संक्षिप्त है, लेकिन ये बड़ी गंभीरता से बात को स्पष्ट कर देती है। सेलिगमैन बहुत संक्षिप्त रूप से ये कह देते हैं, ये स्पष्ट कर देते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। सामान्य स्वीकृति का मतलब जिसे लोग भुगतान के साधन के रूप में आसानी से प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों अगली परिभाषा है क्राउथर की परिभाषा। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो सामान्यतया विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है तथा सामान्यतया स्वीकार की जाती है तथा साथ ही साथ मूल्य के मापक और संचय का भी कार्य करती है। बच्चों, एक क्राउथर की जो परिभाषा है इसके पहले की परिभाषाओं से थोड़ी सी व्यापक है, लेकिन इसका अर्थ भी लगभग उसी दिशा में है। क्राउथर कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जो सामान्यतया विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। बच्चों, आप जानते हो मुद्रा का जन्म ही विनिमय के एक सर्वमान्य माध्यम के रूप में हुआ था। तो ये परिभाषा भी यही स्पष्ट करती है कि मुद्रा वह वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है और सामान्यतः स्वीकार की जाती है। इसके साथ ही साथ मूल्य के मापक और संचय का भी कार्य करती है। अभी आगे चलकर जब हम मुद्रा के कार्यों की बात करेंगे तो इसमें चीज़ें स्पष्ट होती हैं। वास्तव में मुद्रा का आशय इस परिभाषा से काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद बच्चों एली की परिभाषा है। एली कहते हैं मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसे समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है। तो बच्चों, ये एली की परिभाषा कहीं ना कहीं सेलिगमैन की परिभाषा से मिलती जुलती है। इसके बाद बच्चों हम कार्यात्मक या वर्णनात्मक परिभाषाओं की तरफ आते हैं। कार्यात्मक या वर्णनात्मक परिभाषाओं में बच्चों सबसे पहली परिभाषा कॉलबर्न की है। कॉलबर्न के अनुसार मुद्रा को मूल्य का मापक और भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
बच्चों जब हम कॉलबॉर्न की परिभाषा पढ़ते हैं तो बच्चों ये समझो हम जिस वर्गीकरण पर आए हुए हैं ये वर्गीकरण ही कार्यात्मक परिभाषाओं का है। कार्यात्मक परिभाषाओं का मतलब जिसमें कार्य स्पष्ट किए गए हैं। और आप जानते ही हो जब हम कार्यों की बात करते हैं तो मुद्रा मूल्य के मापक और भुगतान के साधन के रूप में ही प्रयोग की जा रही है और इसे ही कॉलबॉर्न ने परिभाषा के रूप में स्पष्ट किया है। बच्चों कार्यात्मक परिभाषाओं में हम नोगारो की परिभाषा को भी शामिल करते हैं। नोगारो के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में कार्य करती है। तो नोगारो ने भी मुद्रा के दो कार्यों को शामिल कर लिया है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन, और उसी रूप में मुद्रा को परिभाषित किया है। इसके बाद बच्चों तीसरा वर्गीकरण है वैधानिक परिभाषाओं का वर्गीकरण। वैधानिक परिभाषाओं बच्चों सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा प्रोफेसर नैप की है जो बहुत बार पूछी जाती है। वो छोटी सी परिभाषा है। प्रोफेसर नैप कहते हैं कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा बन जाती है। बच्चों इस परिभाषा को आप हमेशा याद रखेंगे। छोटी सी परिभाषा है लेकिन ये व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। तो हम नैप की परिभाषा को हमेशा ध्यान रखेंगे। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा बन जाती है। इसके अलावा हार्ट्रे की परिभाषा भी वैधानिक परिभाषाओं में है, परंतु हम लोग सामान्य रूप से वैधानिक परिभाषाओं में नैप की परिभाषा को ही ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला वर्गीकरण था प्रकृति के आधार पर परिभाषाएं, प्रकृति के आधार पर सामान्य स्वीकृत पर आधारित परिभाषाएं, कार्यात्मक परिभाषाएं और वैधानिक परिभाषाएं तीनों पूर्ण हुई। इसके बाद बच्चों हम चर्चा करेंगे विस्तार के अनुसार मुद्रा की परिभाषाओं की। बच्चों विस्तार के अनुसार जो मुद्रा की परिभाषाएं दी गई हैं उसमें भी तीन वर्गीकरण हैं। उचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं, संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं और अति उदार दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं। तो हम सबसे पहले बच्चों संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं की बात करते हैं। संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं में रॉबर्टसन और जो उनके समर्थक थे उनका विचार था विस्तृत क्षेत्र में भुगतान के लिए स्वीकार की जाने वाली वस्तु ही मुद्रा है। मतलब बच्चों एक सामान्य सी बात कही, विस्तृत क्षेत्र में भुगतान के लिए स्वीकार की जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं वो क्या हैं? मुद्रा हैं। अब इस परिभाषा को अगर बच्चों व्यापक रूप से समझने की कोशिश करें तो सोना एक ऐसी वस्तु है जिसे विश्व के लगभग सभी देशों में भुगतान के बदले स्वीकार किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में सोना या चांदी की जो मुद्राएं थीं उन्हें ही मुद्राओं की दृष्टि से या मुद्रा की इस परिभाषा की दृष्टि से मुद्रा मानना उचित है। इसका मतलब यह दृष्टिकोण संकुचित इसलिए माना गया क्योंकि धातु मुद्राओं को ही मुद्रा माना जा सकता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त जैसे आज पत्र मुद्रा जो चलन में है उसे विस्तृत क्षेत्र में भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। इसका मतलब वह इस परिभाषा से बाहर है। इसी कारण से इसे संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषा कहते हैं। इसके बाद बच्चों उचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। उचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मार्शल की है। मार्शल के अनुसार मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय या स्थान में बिना किसी संदेह के और बिना किसी जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है। बच्चों ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है और मार्शल की परिभाषा कई बार इनके नाम से भी खूब पूछी जाती है। तो ध्यान रखेंगे यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि मुद्रा में वो सभी वस्तुएं शामिल हैं जो समय या स्थान
का ध्यान रखे हो, मतलब किसी भी समय या स्थान पर बिना किसी संदेह और जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है। तो बच्चों अपने आप में ये परिभाषा पूर्णता लिए हुए है। इसी प्रकार बच्चों इसी वर्गीकरण में दूसरी परिभाषा एली की परिभाषा है। प्रोफेसर एली के अनुसार मुद्रा ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में हस्तांतरित होती है और ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में सामान्य रूप से ग्रहण की जाती है। बच्चों ये परिभाषा मार्शल की परिभाषा से थोड़ी सी अलग है, परंतु इसमें भी एक बात बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट की गई है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में हस्तांतरित होती है। मतलब ये स्पष्ट किया जा रहा है कि विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग होती है और साथ ही साथ ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में सामान्य रूप से ग्रहण की जाती है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं अति उदार दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं पर। बच्चों हार्टले विदर्स, टेस्कॉट, ये सब वे अर्थशास्त्री हैं जो अति उदार दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं दिए हुए हैं। बच्चों इनमें सबसे प्रचलित परिभाषा हार्टले विदर्स की परिभाषा है। हार्टले विदर्स कहते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज। बच्चों ये परिभाषा बड़ी छोटी है लेकिन इसके अर्थ बड़े व्यापक और बड़ी अच्छी परिभाषा है। मतलब हर वो वस्तु जो मुद्रा का कार्य कर रही है वो अपने आप में मुद्रा है। तो अगर हम हार्टले विदर्स की परिभाषा को आधार बना लें तो इस दृष्टि से चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या जो भी साखपत्र है वो सब स्वयं में मुद्रा है। इसी प्रकार अल्प विकसित देशों में जहाँ पर सीप, नारियल या इस जैसी और चीज़ें जिन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया था वो भी सामान्य रूप से मुद्रा के रूप में काम कर रही थी। यह अलग बात है कि ये सीमित क्षेत्र में ही मुद्रा के रूप में काम कर रही थी, लेकिन चेक है, बिल है, हुंडी है, ये विस्तृत क्षेत्र में भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे मुद्रा की उचित परिभाषा की। तो हमने मुद्रा की जितनी भी परिभाषाएं बच्चों पढ़ी हैं उन सभी परिभाषाओं में से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको शामिल करते हुए एक श्रेष्ठ और उचित परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से बच्चों हम कह सकते हैं मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। ये जो परिभाषा मैंने भी आपको बच्चों आदर्श रूप में, उचित रूप में, श्रेष्ठ रूप में बताई है, ये परिभाषा सभी परिभाषाओं की खास विशेष बातों को शामिल करके कही गई है। तो जब आप अपना नोट्स बनाएं तो इन सभी प्रमुख परिभाषाओं को शामिल करें और ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से सामान्यतः अगर केवल मुद्रा की परिभाषा पूछी जाती है तो आप केवल मुद्रा की परिभाषा जिसकी भी उचित समझते हैं एक दो अर्थशास्त्रियों की स्पष्ट कर देंगे। नाम लेकर परिभाषा पूछी जाती है तो जिस भी अर्थशास्त्री की परिभाषा पूछी गई है हम केवल उसी की परिभाषा की चर्चा करेंगे। बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।